पाकिस्तान की तरह नहीं खड़ा, कश्मीर का सफीर बन के खड़ा हुआ हूँ। खान का क्या पैगा? हम पाकिस्तानी हैं। यौम यकजहती कश्मीर इंसानी तारीख में चलाई गई आजादी की तहरीकों में सफ़े अव्वल में शुमार की जाने वाली जद्दोजहद को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन। एक ऐसी जद्दोजहद आजादी जिसमें कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को भारत अपनी तमाम तर अस्करी कुव्वत के बावजूद आज तक दबा न सका। एक ऐसी तहरीक जिसकी जरूरत और अहमियत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तस्लीम तो किया गया, मगर कश्मीरियों को इस्तिस्वाबे राय का हक न मिल सका। पाकिस्तान की जानिब से अपनी शहरक को भारतीय चंगल से निजात दिलाने के लिए हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा हर दौर में पेश किया जाता रहा। 1965 में उस वक्त की वज़ीर ख़ारिजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह किया कि कश्मीरी मजहबी, सकाफती, तारीखी, जुग़राफ़ियाई और माशरती एतबार से पाकिस्तानियों से ज्यादा करीब हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल को यह बावर करवाया कि वो भारत की दरअंदाजी को रोकने के लिए संजीदा इक़दाम करे। Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. जिसके बाद मुतादिद मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के ही फोरम से आलमी ताकतों को यह एहसास दिलाया जाता रहा है कि कश्मीरियों के इंसानी हुकूक भी उतने ही अहम और इंसानी हैं जितने दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाले इंसानों के हैं, और दुनिया कश्मीरियों के बहते लहू पर आंखें बंद किए नहीं बैठ सकती। India has tried to divert world attention by initiating a so-called political process by holding sham elections. It is essential to find a just solution of the dispute over Jammu and Kashmir acceptable to Pakistan, India, and above all to the people of Kashmir. Since 1947, the Kashmir dispute has remained unresolved. United Nations Security Council resolutions have remained unimplemented. Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. आलमी ज़मीरों की बेहिसी का नाजायज फायदा उठाते हुए भारत ने कश्मीर में अपने इंसानियत सोच मुजालिम ना सिर्फ जारी रखे, बल्कि कश्मीरियों की आंखों से आजादी के ख्वाब छीनने के लिए पैलेट गन्स के वहशियाना इस्तेमाल से हजारों कश्मीरियों को बीनाई से महरूम करना शुरू कर दिया। जब भारत कश्मीरियों की आंखों को बेनूर करके उनसे वफादारी का अहद ना ले सका, तो मोदी सरकार ने बिलाखिर अपना हकीकी मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। 5 अगस्त 2019 जब भारत ने अपने नाम निहाद बुरी लिबादे का पर्दा चाक किया और आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके न सिर्फ कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तहलील कर दिया, बल्कि कश्मीरियों से उनकी शिनाख्त तक छीन ली गई, और यूं कश्मीर में बदतरीन इंसानी लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित। जबकि पाकिस्तान जहां भी कश्मीरियों की आवाज बना रहा, और वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सामने दो टोक मौक़िफ़ में वाज़ेह कर दिया कि वो कश्मीरियों के सफीर के तौर पर पूरी दुनिया को कश्मीर की आवाज सुनाएंगे। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा, दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा। जिन हेड्स ऑफ स्टेट से अभी तक मेरी बात हो चुकी है, उन सबको मैंने आगाह किया, और आगे भी इंशाल्लाह जिन से बात होगी मैं उनको सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या। और यूं भारत की तमाम तर मुखालिफत के बावजूद मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल हो गई। भारत की दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल का खुसूसी इन कैमरा इजलास भी मुनक्किद किया गया। अमरीकी कांग्रेस समेत दीगर फोरम्स पर भी कश्मीर में
इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की जाने लगी। So what is being done at the highest level of the State Department to engage, confront, and demand, if you will, an action that is responsible, that wants to ease the humanitarian crisis in Jammu Kashmir, and to have a free flow of discussion and a resolution of this matter? You do believe human rights are being violated today in Kashmir among the Muslims and the Sikhs, do you not? I believe that there have been human rights violations, yes. And I believe that as a democracy, India's institutions need to function. कश्मीर की वादियों में बहते झरने 1 लाख से जायद कश्मीरियों के लहू की दास्तान सुनाते हैं। वहां दरख्तों पर परिंदों की चहचहाहट गोलियों की तड़तड़ाहट में दफन हो जाती है। कश्मीर का हर घर सर्च ऑपरेशन के नाम पर अब तक 11,000 के करीब औरतों की इस्मत दरी की दास्तान सुनाता है। जहां 1 लाख के करीब बच्चे अपनी यतीमी के ईंधन से तहरीके आज़ादी कश्मीर की शमा रोशन रखे हुए हैं और हजारों औरतें अपनी जमीन की आज़ादी पर अपने सुहाग कुर्बान कर चुकी हैं। अगर सलाम है कश्मीर की चट्टानों से भी मजबूत माओं को, जो भारतीय बंदूकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने नन्हे हाथों में पत्थर थामे बच्चों को और अपने बुढ़ापे के सहारों के जनाजों को कंधा देते बुजुर्गों को, जो आज भी जख्मों से चूर होने के बावजूद भारत की आंखों में आंखें डालकर यही नारा बुलंद करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर के हवाले से मजीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया और कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे यासीन मलिक साहब की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेंगे। यासीन साहब की हालत तो ख़राब ही है, क्योंकि उनको एक जिस हालात में रखा हुआ है कैदोबंद के अंदर, पिछले 3 सालों उसके साथ तिहाड़ के जेल के अंदर हैं और कोई बैरक भी नहीं है, उसका डेथ सेल है और कैद तन्हाई है और अभी तक कोई लीगल एक्सेस नहीं दी गई उनको, ना कोई मेडिकल केयर उस तरह, तो ना हमसे ख़ानदान वालों से कोई राब्ते की इजाज़त दी जा रही है। और बहुत हम वरीड हैं एज अ फैमिली, क्योंकि हर रोज़ जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे ऐसे कोई खौफ से उठती हूँ कि कोई ऐसे खुदा न खास्ता कोई ख़बर ना आ जाए उनके बारे में। और बस मुश्किल हालात हैं, बहुत सख्त वहाँ पे अजियत में। और भी बहुत से हमारे जो रहनुमा हैं जेलों के अंदर हैं और उनकी भी हालत। मिशाल साहब, क्या आपका उनसे कोई राबता हो पाया है? आखिरी राब्ता मेरा हुआ था उनके साथ हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी को 22 फरवरी 2019 को, और वहाँ पे उन्होंने केक काटा था खुशी में और हमने यहाँ पे, और फेसबुक पे उनकी आखिरी जो पोस्ट थी उस पर उन्होंने हमारी तस्वीर लगाई थी। तो चंद घंटों के बाद ही उनकी कॉल आई, क्योंकि कुछ देर के लिए व्हाट्सएप और इंटरनेट ऑन था, तो उन्होंने रब्ता किया लेट। उन्होंने कहा कि मुझे इंडियन आर्मी लेने आ गई है इस वक्त, तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं घबरा गई, तो फिर बेटी से भी बात की, उनका मैंने रज़िया सुल्ताना से भी बात करनी है, और मुझे भी उन्होंने हौसला दिया कि शायद ये बहुत अरसा लग सकता है मुझे, क्योंकि उनको खदशात थे जो जिस तरह के प्लान्स चल रहे थे उस ज़माने में। मोदी की इलेक्शन कैंपेन चल रही थी 2nd टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की, और बहुत ही खौफनाक हालात थे। तो बेटी से भी बात की तो उसको भी यही उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, और बार बार बच्चों की आदत होती है क्या कह रहे हैं पापा क्या, तो उसको समझ नहीं आई तो वो बार बार यही रिपीट कर रहे थे। तो आज भी जब हम उनकी याद, कोई लम्हा नहीं जाता, मगर ये जो फ़ोन कॉल थी आखिरी बहुत हमें डिस्टर्ब करती है। मिसाल साहब, हमें ये बताइएगा कि भारत की तमाम तर मुखालिफत के बावजूद मसला कश्मीर को अब बैनुल-अक़वामी हैसियत तो हासिल हो चुकी है, क्या आप समझती हैं कि अब मसला कश्मीर को हल करना किसी तौर पर मुमकिन हो सकेगा? देखिए, भारत ने तो किसी की नहीं सुनी, ना पहले ना अब। ओवर 12 करारदादें हैं यूएन के अंदर, ख़ुद हिंदुस्तान लेके गया इस मसले को यूएन के अंदर। हक़ ख़ुदरादियत जो हर इंसान का बेसिक फंडामेंटल राइट है, मगर कभी कोई कातिल है वो मानेगा अपने मुंह से
कि उसने कत्ल किया है या उसने कब्ज़ा किया, जब तक कि कोई ऐसी उसके ऊपर कोई आंसरेबल कोई बॉडी नहीं होगी जो कि उसको पूछेगी नहीं, उसका कान नहीं खींचेगी, उसको पनिश नहीं करेगी, उसको सोटी नहीं दिखाएगी, तो कोई नहीं मानता है। तो जब तक कि यूनाइटेड नेशंस एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखेगा, स्पेशली उन ममालिक के साथ जिनमें ख़ास तौर पे इंडिया आता है, इससे ज़्यादा तो और किसी ने वायलेट नहीं किया होगा इंटरनेशनल लॉ को, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, जनीवा कन्वेंशंस को, यूएन की करारदादों को, बायलैटरल ट्रीटीज़ को, और एक जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स जो ये कर रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े जो गुनाह हैं दुनिया के अंदर, मोस्ट अनफॉरगिवेबल, कि पूरी कौम को ख़त्म कर देना, उसको दफना देना, उसको कत्ल कर देना, उसको मार देना, उसके सारे राइट्स तलब कर लेना। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है इनके ख़िलाफ़ वॉर क्राइम्स का, और इंडिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। और जब तक ये लीगल ऑब्लिगेशंस के अंडर इंडिया नहीं आएगा, एक कातिल कभी भी नहीं रुकता, उसको बल्कि उसकी लत लग जाती है। बिल्कुल दोस्त विशाल साहब, हाल ही में बरतानवी पार्लियामेंट समेत दीगर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी भारत की जानिब से कश्मीर में खासतौर पर ख़वातीन पर जो जिनसी तशद्दुद किए जा रहे हैं, दीगर मुजालिम के खिलाफ अब आवाज़ें उठ रही हैं। क्या आपको लगता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अब फाइनली अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रही है? नहीं, मुमकिन है, हर चीज़ है जो मैंने पहले भी बात की है कि जब तक दुनिया, स्पेशली यूएन, क्योंकि ये पार्टी है, लीगल पार्टी है डिस्प्यूट की, यूएन की जितनी भी करारदादें हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशंस है, सिग्नेटरीज हैं सारे, और कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस तरह हट नहीं सकता। ख़ास तौर पे वो न्यूट्रल बॉडी जिसके अंडर ये रेफरेंडम प्लेबिसिट होना है, यूएन की करारदादों के मुताबिक होना है। और बहुत सी जगहों पे यूएन ने अपना असर्ट की है पोजीशन, चाहे वो ईस्ट तिमोर की हो, बाइफर्केशन हो सूडान की, चाहे वो जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स एडहॉक बनाए थे रवांडा और यूगोस्लाविया के केसेस के अंदर, जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के अंदर जो उनके ऊपर किए जा रहे थे, और फिर उनको पनिश किया गया था ऑक्यूपायर्स को, किलर्स को। तो उसी सूरत की बन सकती है। इसमें दुनिया की जो विल है उस पर डिटर्मिन करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, और उसके साथ साथ जितना फैशिस्ट इंडिया है इस वक्त, जितना रेडिकल माइंडसेट है हिंदुत्व की, अखंड भारत की, तो ये तो एक खौफनाक ख़तरा है पूरे खित्ते और दुनिया के अमन का, क्योंकि न्यूक्लियर कोड्स इसके हाथ में, कंट्रोल इसके हाथ में इंडिया का, ये तो पूरे खित्ते के अंदर क्या पूरी दुनिया में तबाही फेर देंगे। विशाल साहब, हमने ये भी देखा है, आप भारत की हिंदुत्व पॉलिसी की बात कर रही हैं, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भारत के अंदर से ही मोदी सरकार की जो हिंदुत्व पॉलिसीज है और खासतौर पर कश्मीर में जो मजालिम है उन पर आवाज़ उठाई है। क्या आप देख रही हैं कि अब भारत के अंदर से भी जो मोदी सरकार है उसकी कश्मीर पर जो जुल्म सितम है उसके खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गई है? देखिए, इंडिया के अंदर जो सेक्युलर माइंडसेट या बेचारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे तरस आता है कि जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया जा रहा है अखंड भारत के थ्रू, हिंदुत्व के थ्रू, आरएसएस के थ्रू, एंटी माइनॉरिटी बिल, सीएए बिल्स पास किए जा रहे हैं, और उनको बाकायदा उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं रोहिंग्यन मुस्लिम्स की तरह, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, फोर्स्ड कन्वर्जन। मिसाल से दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान में भी एक मतलब फिर से जो दहशतगर्दी कार्रवाइयों ने स्पॉन्सर करना शुरू हो चुका है। क्या आप समझती हैं कि भारत अब अपने एक्सपोज होने की वजह से खौफजदा हो चुका है या बुखलाहट का शिकार है? देखिए, हिंदुस्तान तो बहुत बुरी तरह दुनिया भर में एक्सपोज होता जा रहा है। डिसइंफो लैब का अगर हम स्कैम लें, वो 15 साल का झूठा प्रोपेगेंडा जो 2020 दिसंबर के अंदर दुनिया भर में एक्सपोज हुआ, जिस झूठे प्रोपेगेंडे के थ्रू उन्होंने 300 से ज़ायद INGOs को फैलाया फेक न्यूज़, और जिसके थ्रू उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए फैटफ के अंदर, या कश्मीर की तहरीक को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाए। तो हिंदुस्तान का तो एक दुनिया के सामने। आखिर में मिसाल साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 5 फरवरी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे बतौर कश्मीरी रहनुमा? जी, 5 फरवरी मैं पूरे पाकिस्तानी कौम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कि आप लोगों ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया है, उनकी आवाज़ बने हैं, और हर सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो खुल कर बाहर निकल कर आवाज़ उठाती है और दुनिया को ये पैगाम देती है कि हम लोग कश्मीरियों के साथ हैं जब तक कश्मीरियों को उनका प्रॉमिस्ड राइट जो है UN के मुताबिक नहीं दिया जाता। यकीनन पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसाल मलिक साहब, हमारे साथ आप मौजूद थी। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल आने के बाद।